बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है पोजीशन। इसकी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ केस लॉज पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, इट्स मोड्स ऑफ अक्वायरिंग द पोजीशन पढ़ेंगे और काइंड्स ऑफ पोजीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पोजीशन की जो डेफिनेशन है वो सेलमेंट के मुताबिक इन द होल रेंज ऑफ लीगल थ्योरी देयर इज नो कंसेप्शन डिफिकल्ट देन दैट ऑफ पोजीशन एंड ही डिफाइंड द पोजीशन एज कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ क्लेम टू एक्सक्लूसिव यूज ऑफ थिंग constitute the possession of it। हेलमेट के मुताबिक लीगल थ्योरी होल रेंज में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है जितना पोजीशन है, और इसने पोजीशन को ऐसे डिफाइन किया कि किसी भी चीज पे कंटिन्यू एक्सरसाइज करना और उसको एक्सक्लूसिव यूज करना पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी अगर कोई भी बंदा किसी भी चीज को कंटिन्यूसली यूज करता है तो ये चीज पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। ऑल्सो सेड दैट इट इज द मोस्ट बेसिक रिलेशन बिटवीन मैन एंड ए थिंग। एलिमेंट के मुताबिक जो पोजीशन है वो किसी भी चीज और एक मैन के बीच में बेसिक रिलेशन है। व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्टेड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज योर्स एंड माइन। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये चीज तेरी, ये चीज मेरी। और बेंथम के मुताबिक डिफाइनिंग द पोजीशन इन लॉ इज लाइक राउंडनेस इन जियोमेट्री। Absolute roundness cannot be defined and is nowhere to be found. So we can say thing may be round when it is round enough for practical purpose। अब बेंथम ने पोजीशन को ऐसे डिफाइन किया, उसने कहा कि जो पोजीशन है वो जियोमेट्री में राउंडनेस की तरह है। जैसे हम अभी तक राउंडनेस को डिफाइन नहीं कर पाए और कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि बिल्कुल ही राउंड हो, तो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो चीज इनफ राउंड होती है उसको ही हम राउंड कंसीडर करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बिल्कुल भी राउंड हो। तो सेम गोज फॉर द पोजीशन, इट कैन नॉट बी डिफाइंड एब्सोल्युटली एंड परफेक्टली बट फॉर लीगल पर्पस सर्टेन रूल्स ऑफ लीगल पोजीशन कैन बी लेट डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ द कोर्ट। इसी तरह ये चीज पोजीशन के साथ भी है। पोजीशन को हम एब्सोल्युटली और परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लीगल पर्पस के लिए सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं जिसमें लीगल पोजीशन को बैन किया गया है, जो कि कोर्ट्स की गाइडेंस के लिए यूजफुल है। यानी बेंथम ने कहा कि जैसे जियोमेट्री में हम राउंडनेस को अभी तक कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाए, इसी तरह लॉ में हम पोजीशन को परफेक्टली और एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते। लीगल पर्पस के लिए कुछ रूल्स लेट डाउन किए गए हैं जो कि कोर्ट की गाइडेंस के लिए बनाए गए हैं। फिर है सेविग्नी। सेविग्नी ने कहा इंटेंशन कपल्ड विथ फिजिकल पावर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द यूज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। के मुताबिक इंटेंशन जो कि फिजिकल पावर से कपल होता है और वो उस मटेरियल ऑब्जेक्ट की यूज से दूसरों को बाहर निकालता है, उसको पोजीशन कहते हैं। तो सेविग्नी की इस डेफिनेशन को सेलमेंट ने अपोज किया, क्योंकि सेविग्नी कह रहा था कि जो भी फिजिकल चीजें हैं यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन हो सकती है, लेकिन जैसे हम पढ़ के आए हैं कि जैसे लीज है, सर्विट्यूड है, ये सारी चीजें नॉन मटेरियलिस्टिक है, या जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इनकी भी पोजीशन होती है हमारे पास। तो सेलमेंट सेविग्नी की इस डेफिनेशन से एग्री नहीं था। अब पोजीशन के रिगार्डिंग एक केस है हेना वर्सेस पील 1945। इसमें क्या था कि एक घर था जिसका ओनर था पील, लेकिन उस घर में जो हेना था वो रेंट पे रह रहा था। हेना से पहले उस घर में सोल्जर्स भी रह के गए थे। घर से हेना को एक ब्रोच मिलता है जो वो ब्रोच देता है पील को। पील कहता है कि ये ब्रोच मेरा नहीं है, तो पील ये ब्रोच अथॉरिटीज को दे देता है। अथॉरिटीज सोल्जर्स से पूछती हैं, सोल्जर्स कहते हैं कि ये ब्रोच हमारा भी नहीं है, तो अथॉरिटीज ये ब्रोच वापस पील को दे देती हैं। जो पील है उस ब्रोच को सेल कर देता है। हेना यहाँ कहता है कि ये ब्रोच मुझे मिला था तो ये मेरा है, इसका कोई ऑनर नहीं है, तो ये मेरी ही पोजीशन में रहेगा, तुमने ये क्यों बेच दिया। पील ने कहा कि मैं इस घर का ओनर हूँ और इस घर से ये ब्रोच मिला है तो ये मेरा है। ये दोनों कोर्ट गए। अब कोर्ट को ये केस सॉल्व करना था, तो कोर्ट ने दो केसेस को कंसीडर किया। पहला था फर्स्ट रूल ऑफ लॉ, जो साउथ स्टेफोर्ड शायर वाटर कंपनी वर्सेस शर्मन के बीच जो केस था, उसके बाद ये रूल फॉर्म हुआ था। इस रूल के मुताबिक इफ पर्सन फाइंड्स the object while employed by the property owner, he finds the object for property owner and not for himself so long as the property owner exercise the control over the property. This was formed in the case of South Staffordshire Water कंपनी वर्सेस शर्मन। अब इस रूल के मुताबिक अगर कोई भी बंदा कोई ऑब्जेक्ट ऐसी प्रॉपर्टी से फाइंड करता है जो प्रॉपर्टी कोई ओनर पहले से इम्प्लॉय करता है, उसका उस पे कंट्रोल है, तो वो ऑब्जेक्ट उस प्रॉपर्टी के मालिक का होगा। और दूसरा है द सेकंड रूल ऑफ लॉ, ये फॉर्म हुआ था ब्रिज वर्सेस हॉक्सवर्थ के केस के बाद।
The finder of object holds title to the object subject no claim except that a rightful owner। इस रूल के मुताबिक अगर कोई भी बंदे को कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट उसका होगा सिवाय उस ऑब्जेक्ट के राइटफुल ओनर के। दिस रूल वाज एक्चुअली फॉलोड इन हेना वर्सेस पील। तो कोर्ट ने हेना वर्सेस पील के केस में इस रूल को फॉलो किया और कोर्ट डिक्लेयर दैट ब्रोच शुड बी गिवन टू हेना बट पील हैड सोल्ड दिस ब्रोच सो पील पेड हेना फॉर ब्रोच। कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो ये ब्रोच है ये हेना को दिया जाए, लेकिन पील ने वो ब्रोच सेल कर दिया था तो पील ने उस ब्रोच के पैसे हेना को दिए। इन दोनों केसेस में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी बंदा सर्वेंट है किसी ओनर का और उस ओनर की जगह में रहता है और जब भी उसको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो उस ओनर का होगा। लेकिन अगर कोई भी बंदा किराए पे रहता है, उस जगह पे उसका कोई भी पोजीशन नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो कोई दूसरा बंदा है और उस जगह से उसको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है और उस ऑब्जेक्ट का कोई भी रियल ओनर नहीं है, जिसको मिलता है उसी का होगा। अगर कोई भी सर्वेंट है, उसका ओनर है और उस ओनर की जगह से उसको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, या तो वो रियल ओनर का होगा, अगर रियल ओनर नहीं मिल रहा तो जो उस जगह का ओनर है उसको मिलेगा। लेकिन अगर सर्वेंट बाजार गया, बाजार से उसको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, ओनर की प्रॉपर्टी से नहीं मिलता, तो वो सर्वेंट का ही होगा। अब एलिमेंट्स ऑफ पोजीशन, पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं, एक है एनिमस, एक है कार्पस। अब एनिमस क्या है? एनिमस को मेंटल या सब्जेक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है। Only physical control or control over a thing is not enough, but it must be accompanied with a will or intention to exercise such control। यानी किसी भी चीज पे फिजिकल कांटेक्ट या कंट्रोल काफी नहीं है, उस चीज को यूज करने के लिए बंदे की विल और इंटेंशन यानी मेंटल सब्जेक्ट भी होना लाजमी है। एनिमस इज द इंटेंट, मेंटल कंडीशन, एक्टिविटी और क्लेम ऑफ एक्सक्लूसिव यूज ऑफ थिंग पजेस्ड। एनिमस एक इंटेंट है, मेंटल कंडीशन है या एक्टिविटी है किसी भी चीज को यूज करने का, क्लेम करने की या पजेस करने की। मिसाल के तौर पर इफ गोल्डन कॉइन्स आर बरीड इन योर होम बाय योर ग्रैंडफादर बट यू हैव नो इंटेंशन टू यूज इट, हियर इज दिस एलिमेंट डज नॉट फुलफिल। मिसाल के तौर पर आपके दादाजी ने एक सोने की देग आपके घर में दफना के वो चला गया। अब आपको पता ही नहीं है मेरे घर में सोने की देग है। यहाँ पर उस देग की आपके पास फिजिकल पोजीशन तो है, मेंटल पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पर जो पोजीशन का एलिमेंट है वो पूरा नहीं होता, तो इसको हम पोजीशन नहीं कह सकते। पोजीशन के लिए जरूरी है कि दोनों ही चीजें। फिर है कार्पस। कार्पस यानी फिजिकल एलिमेंट, एक्चुअल पावर ओवर ऑब्जेक्ट पोजेस्ड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फिजिकल पावर या एक्चुअल पावर। पोजीशन के लिए रिकॉर्ड एलिमेंट्स कौन से हैं? पहला है एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर को हमको पजेस करना है वो प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा है फिजिकल कंट्रोल, उस पे हमारा फिजिकल कंट्रोल हो। और तीसरा है इंटेंशन, विल और मेंटल एलिमेंट, यानी उस पे हमारा मेंटली कंट्रोल भी हो, एनिमस ऑब्जेक्ट भी वहाँ मौजूद हो। और चौथा है एक्सक्लूशन ऑफ एलियन इंटरफेरेंस, किसी दूसरे बंदे की इंटरफेरेंस को एक्सक्लूड करना, उसको बाहर निकालना। ये चीजें अगर हैं तो जो है हम उसको पोजीशन कह सकते हैं। दो टर्म्स और हैं, इमीडिएट पोजीशन और मीडिएट पोजीशन। इमीडिएट पोजीशन है उसको कार्पस कहा जाता है। इमीडिएट पोजीशन में ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं, कार्पस और एनिमस, या सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, सिर्फ कार्पस। मीडिएट पोजीशन में सिर्फ एनिमस पोजीशन होती है। अब मिसाल के तौर पर मैंने अपने दोस्त को एक दुकान पे भेजा, उसको कहा कि मेरे लिए एक बुक लेके आओ। जब वो स्टोर पे गया, उसने वहां से जो बुक लिया वो इमीडिएट पोजीशन है, यानी मेरे दोस्त के पास अब कार्पस पोजीशन भी है, एनिमस पोजीशन भी है। लेकिन मेरे पास अभी तक एनिमस पोजीशन है, यानी वो जो बुक है एनिमसली मेरा है, लेकिन अभी तक फिजिकल पोजीशन उसकी मुझे हासिल नहीं हुई, ये मीडिएट पोजीशन होगा। ये हम आगे भी पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स इन रिगार्ड्स टू पोजीशन। किसी भी चीज को पजेस करने के लिए दो किस्म के राइट्स होते हैं, एक होता है जस पोसीडेंडी, एक होता है जस पोजेसियोनिस। अब जो जस पोसीडेंडी है वो है राइट टू पजेस, ए पर्सन्स राइट टू अक्वायर आर टू रिटेन द पोजीशन। जस पोसीडेंडी यानी एक बंदे के पास ये राइट है कि पोजीशन को अक्वायर करे, या ऑलरेडी अगर पोजीशन में है तो पोजीशन में रिटेन ही रहे, पोजीशन को रिटेन करे। या आप इसे ऐसे भी कह सकते कि एन ओनर्स राइट टू पजेस, यानी किसी भी मालिक का राइट उस चीज को पजेस करने का। मिसाल के तौर पर मेरे पास मोबाइल है और वो मोबाइल मेरी है, इस पे जो मेरा राइट है वो जस्ट पोसीडेंडी है, यानी राइट टू पजेस, यानी मैं इस मोबाइल को पजेस कर सकता हूँ और इस मोबाइल की पोजीशन में रह सकता हूँ, पोजीशन रिटेन कर सकता हूँ। दूसरा है जस्ट पोजेसियोनेस, यानी राइट टू कंटिन्यू टू पजेस, यानी पोजीशन को कंटिन्यू करना। वंस यू गेट द पोजीशन यू हैव राइट टू रिमेन इन द पोजीशन एक्सेप्ट अगेंस्ट ए
पर्सन हु हैज बेटर टाइटल। अगर किसी भी बंदे ने एक दफा किसी भी चीज की पोजीशन ले ली तो वो उस पोजीशन को कंटिन्यू कर सकता है सिवाय उस बंदे के जो उसका रियल ओनर है, जिसके पास इससे बेटर टाइटल है। मिसाल के तौर पर एक बंदे को जंगल से एक मोबाइल मिली, उस बंदे ने वो मोबाइल उठा ली। अब उस मोबाइल पे उसका जो राइट है वो जस्ट पोजेसिवनेस है, यानी राइट टू कंटिन्यू टू पोजेस, यानी अपनी पोजीशन को वहां पर कंटिन्यू करेगा उस मोबाइल पे। लेकिन अगर उस मोबाइल का ट्रू ओनर मिल गया, उस ट्रू ओनर का उस मोबाइल पे जो राइट है वो जस्ट पोसीडेंडी है, राइट टू पोजेस, यानी वो उससे मोबाइल ये लेगा टू अक्वायर द पोजीशन एंड रिटेन इन द पोजीशन। मिसाल के तौर पर उसको जो मोबाइल मिली थी वो मेरी गिर गई थी एक हफ्ता पहले। जब ये बंदा जंगल गया, इसको ये मिली तो इसका इस पे राइट जो है जस्ट पोजेसिवनेस है, ये इस मोबाइल पे अपनी जो पोजीशन है वो कंटिन्यू करेगा। जब मैं रियल ओनर अपीयर होता हूँ, मुझे पता चलता है कि इसके पास है, तो मेरे पास ये राइट है जस्ट पोसीडेंडी, यानी राइट टू पोजेस। मेरे पास ये राइट है कि मैं उससे ये पोजीशन अक्वायर कर सकता हूँ। हमारा आता है मोड्स ऑफ अक्वायरिंग पोजीशन। पोजीशन हासिल करने के जो मोड्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक है टेकिंग, दूसरा है डिलीवरी और तीसरा है ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब जो टेकिंग के काइंड्स हैं वो है लॉफुल या राइटफुल टेकिंग, दूसरा है अनलॉफुल या रॉन्गफुल टेकिंग, और तीसरा है रेशनलियस और चौथा है ओरिजिनल टेकिंग। अब दूसरा है डिलीवरी। डिलीवरी के 2 काइंड्स हैं, एक है एक्चुअल डिलीवरी और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के आगे 3 काइंड्स हैं, पहला है ट्रेडिशियो ब्रेवी मेनू, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटम पोजेसोरियम और तीसरा है अटॉर्नमेंट। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब पहला है टेकिंग, एक्यूजेशन ऑफ पोजेशन विदाउट कंसेंट ऑफ प्रीवियस ओनर। It may be either rightful or wrongful taking. In some cases, owner also does not exist. Example, res nullius. Taking क्या है, यानी किसी भी चीज को प्रीवियस ओनर की कंसेंट के बिना अक्यूज करना, उसको टेकिंग कहा जाता है। और जो टेकिंग है वो राइटफुल भी हो सकती है, रॉन्गफुल भी हो सकती है। राइटफुल और रॉन्गफुल को लॉफुल और अनलॉफुल भी कहा जाता है। कुछ केसेस में बंदे की कंसेंट की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ केसेस में ओनर ही एग्जिस्ट नहीं करता उस चीज का, जैसे कि रेशनलियस, वो भी हम आगे पढ़ते हैं रेशनलियस क्या है। टेकिंग के जो काइंड्स थे, पहला है राइटफुल या लॉफुल टेकिंग। इसका एग्जांपल ये है कि होटल मैनेजर सीज द गुड्स ऑफ कस्टमर हु फेल्ड टू पे हिज बिल, यानी एक बंदा एक होटल पे गया, एक रात वहां स्टे किया, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं है कि अपना बिल पे करे, तो होटल मैनेजर के पास ये पावर है उस कस्टमर का जो सामान है उसको सीज कर सकता है। तो यहाँ पर कस्टमर की कंसेंट तो शामिल नहीं है, लेकिन ये फिर भी राइटफुल टेकिंग है कि इसने बिल पे नहीं किया है, इसलिए मैनेजर ने इसकी गुड्स को सीज किया है। दूसरा है रॉन्गफुल या अनलॉफुल टेकिंग। व्हेन समवन स्टील गुड्स, कोई भी बंदा किसी की चीजें चुराए, वो होगा रॉन्गफुल टेकिंग। अब चोरी में भी बंदे की कंसेंट शामिल नहीं होती, जैसे अगर मेरी मोबाइल कोई और बंदा लेके गया तो ये होगी रॉन्गफुल टेकिंग। उसको पोजीशन तो मिल गई लेकिन ये रॉन्गफुल टेकिंग है। तीसरा है रेशनलियस। रेशनलियस क्या है? फर्स्ट पोजीशन ऑफ थिंग व्हिच एज येट बिलोंग्स टू नो वन इज गुड टाइटल टू दैट थिंग अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट ट्रू ओनर। रेशनलियस यानी किसी भी चीज पे फर्स्ट पोजीशन, उस चीज का अभी तक कोई भी मालिक नजर नहीं आया या उस चीज का मालिक मौजूद ही नहीं, तो वो चीज उसकी होगी। मिसाल के तौर पर बंदे को कुछ बकरियां मिलती हैं, उसका कोई भी ओनर नहीं है, या कोई वाइल्ड एनिमल मिलता है उसको, तो जो उस चीज का फर्स्ट फाइंडर होता है वही चीज उसकी पोजीशन में आ जाती है। दूसरा है ओरिजिनल टेकिंग। ओरिजिनल टेकिंग भी रेशनलियस की तरह है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। रेशनलियस है उसमें किसी चीज का ओनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो ओरिजिनल टेकिंग है उसमें उस चीज का ओनर होता ही नहीं, ओनरलेस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर वाइल्ड एनिमल है, जंगल से आप शेर पकड़ के आए, समंदर से आपने मछली पकड़ी, तो ये चीजें ओनरलेस हैं, इसको आप ओरिजिनल टेकिंग कह सकते हो। जो रेशनलियस है, थिंग बिलोंगिंग टू नो वन वेदर बिकॉज नेवर एप्रोप्रिएटेड इज वाइल्ड एनिमल। कोई भी ऐसी चीज जिसको कभी किसी ने एप्रोप्रिएट ही नहीं किया था, किसी ने कब्जा ही नहीं किया था उस पे, आर बिकॉज अबंडेंट बाय इट्स ओनर बट अक्वायरेबल बाय एप्रोप्रिएशन, या फिर अगर उस चीज का कोई मालिक था तो उसने उस चीज को बाहर निकाल दिया, जिसके पास आएगी वो चीज उसकी होगी। ये कॉन्सेप्ट रेशनलियस का है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक जंगल से शेर मिलता है तो ये ओरिजिनल टेकिंग होगी, इसको आप रेशनलियस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे के पास एक कुत्ता था, उसका वो ओनर था, लेकिन बाद में उसने उसका कुत्ते को बाहर निकाल दिया, तो जिस बंदे ने उस कुत्ते को पकड़ा वही उसका ओनर होगा, ये होगा रेशनलियस। इसको आप ओरिजिनल टेकिंग नहीं कह सकते कि इसका पहले ओनर था। ओरिजिनल टेकिंग में ओनरलेस ऑब्जेक्ट होता है, रेशनलियस में ऑब्जेक्ट ओनरलेस भी हो सकता है और उसका ओनर भी हो सकता है। या फिर जैसे मैंने आपको मिसाल बताया कि उसने कुत्ते को बाहर निकाल दिया, अगर किसी बंदे का कुत्ता गुम हो गया है, किसी और बंदे को मिलता है,
तो वो कुत्ता उसका होगा, लेकिन जब उसका रियल ओनर अपीयर होगा तो उसको ये कुत्ता वापस देना पड़ेगा। ओरिजिनल टेकिंग का एक और भी मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसी जगह डिस्कवर की है जहां पर बहुत अच्छी ज़मीन है, तो वो वहां पर उस जमीन को कल्टीवेट करता है, तो वो भी जमीन उसकी होगी क्योंकि वो ओनरलेस ऑब्जेक्ट है। जैसे बहुत से लोग आइलैंड्स को डिस्कवर करते हैं जो किसी ने कभी देखे ही नहीं थे, जो पहले डिस्कवर करता है और वहां जाके उसको पजेस करता है, तो ये ओरिजिनल टेकिंग होगी। रेशनलियस और ओरिजिनल टेकिंग में यही फर्क है कि ओरिजिनल टेकिंग में जो चीज होती है वो ओनरलेस होती है, उसका कोई ओनर नहीं होता। रेशनलियस में वो चीज ओनरलेस भी हो सकती है और उसका ओनर भी हो सकता है। अब दूसरा मोड ऑफ टेकिंग है डिलीवरी। डिलीवरी इज द एक्विजिशन ऑफ पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ टू पर्सन। डिलीवरी यानी किसी भी दो बंदों की कंसेंट के बाद किसी चीज की पोजीशन हासिल करना। अब डिलीवरी भी दो टाइप्स की होती है, एक एक्चुअल डिलीवरी और दूसरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब एक्चुअल डिलीवरी क्या है? इफ गुड्स आर physically and actually given into the possession of buyer, where corpus and animus both are transferred. एक्चुअल डिलीवरी यानी जब जो गुड्स हैं वो फिजिकली और एक्चुअली बायर की पोजीशन में दी जाएं तो वो एक्चुअल डिलीवरी होगी। यहाँ पर कार्पस और एनिमस दोनों एलिमेंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। जो हम कार्पस और एनिमस पढ़ के आए, तो यहाँ पर बंदे को कार्पस एलिमेंट भी यानी फिजिकल एलिमेंट भी ट्रांसफर किया जाएगा और मेंटल एलिमेंट भी ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, देयर इज नो डायरेक्ट और एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ऑफ थिंग। यहाँ पर किसी भी चीज की पोजीशन का डायरेक्ट या एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता। इन सिंपल वर्ड्स, अथॉरिटी ओवर थिंग विदाउट हैविंग एक्चुअल पोजीशन, हियर आइदर एनिमस और कॉर्पस विल बी ट्रांसफर्ड। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, किसी भी चीज पर ऐसी अथॉरिटी जो एक्चुअल पोजीशन के सिवा हो, यहाँ पर या तो एनिमस ट्रांसफर होगा बंदे के पास या फिर कॉर्पस ट्रांसफर होगा। अब इसको समझने के लिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के तीन काइंड्स हैं। पहला है ट्रेडिशियो ब्रेवी मेनो। इसका मतलब है इट इज द गिविंग अप ऑफ पोजीशन टू समवन हु ऑलरेडी हैज immediate corpus possession of thing. For example, person sells a book to hirer who had already the immediate corpus possession of a book. In other words, it is only animus that is transferred. Transferee already has corpus. अब इसमें क्या होता है कि बंदा सिर्फ इमीडिएट पोजीशन ट्रांसफर करता है यानी कार्पस पोजीशन ट्रांसफर करता है और उस बंदे के पास ऑलरेडी एनिमस पोजीशन होती है। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त आपसे एक बुक लेके गया था पढ़ने के लिए, वो बुक तो आपका है लेकिन पोजीशन उसकी में था, यानी जो कार्पस एलिमेंट था, फिजिकल एलिमेंट, वो उसके पास था। जो एनिमस एलिमेंट था यानी बुक आपका है, मेंटल एलिमेंट वो आपके पास है। तो कुछ दिन उसने वो बुक पढ़ा और उसको ये बुक पसंद आ गया। उसने आपको कॉल किया कि ये बुक मुझे चाहिए। आपने कहा कि ठीक है, आप इस बुक के पैसे मुझे दे देना, ये बुक आपकी हुई। तो यहाँ पर बंदे के पास कार्पस या फिजिकल या इमीडिएट पोजीशन तो था, लेकिन आपने सिर्फ उसको एनिमस पोजीशन ट्रांसफर किया। ट्रेडिशियो ब्रेवी मेनू में यही होता है कि बंदे के पास ऑलरेडी कार्पस पोजीशन होती है लेकिन हमको सिर्फ एनिमस पोजीशन ट्रांसफर करनी होती है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटम पोजेसोरियम, when the animus possession is transferred and the corpus is to be transferred। यहाँ पर animus possession ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन कार्पस पोजीशन अभी ट्रांसफर होनी है, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूटम पोजेसोरियम कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने बाजार से एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसको मैंने पैसे भी दे दिए और मैंने उस शॉपकीपर को कहा कि मेरा कुछ काम है बाजार के अंदर, वो मैं काम फिनिश करके वापस आके आपसे मशीन लेता हूँ। मैंने जब उसको पैसे दिए यानी ये मशीन मेरी हो गई, लेकिन एनिमस यानी मेंटल एलिमेंट मेरे पास आ गया, यानी एनिमसली वो मेरी चीज हो गई, लेकिन फिजिकल पोजीशन अभी भी शॉपकीपर के पास है। जब मैं बाजार से काम करके वापस आऊंगा तो वो मुझे फिजिकल पोजीशन भी ट्रांसफर कर देगा। तो ये होगा कॉन्स्टिट्यूटम पोजेसोरियम, यानी बंदे के पास एनिमस पोजीशन होती है, एनिमस एलिमेंट होता है, लेकिन फिजिकल एलिमेंट ट्रांसफर होना बाकी है। पहले में बंदे के पास फिजिकल एलिमेंट था लेकिन कार्पस एलिमेंट ट्रांसफर होना बाकी था। अब थर्ड नंबर पर है अटॉर्नमेंट। इन दिस काइंड ऑफ डिलीवरी देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनिमस पोजीशन व्हाइल कार्पस पोजीशन इज इन द हैंड्स ऑफ थर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है कि जो एनिमस पोजीशन है वो बंदे को ट्रांसफर की जाती है लेकिन कार्पस पोजीशन किसी तीसरे बंदे के पास होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक दुकान पे गया, को कहा कि मुझे मार्बल चाहिए, को दुकान वाले को 1 लाख रुपए दिए और उसने उस चिट पे लिख दिया कि इसको 1 लाख रुपए की मार्बल दो। अब दुकान वाले ने मुझे
एनिमस या मीडिएट पोजीशन ट्रांसफर कर दी, यानी उसने एक चिट मुझे दे दी। दुकान वाले ने कहा कि आप सी के पास जाओ, यानी वेयर हाउस वाले के पास जाओ, वो आपको कार्पस पोजीशन देगा। अब एनिमस पोजीशन मुझे ए ने दे दी, दुकान वाले ने दे दी। कार्पस पोजीशन के लिए मुझे तीसरे बंदे के पास जाना पड़ेगा, यानी जो सी है जिसके वेयर हाउस में वो मार्बल पड़ी है। तो मैं जाऊंगा वेयर हाउस में, उसको वो चिट दिखाऊंगा और वो मुझे मार्बल दे देगा, यानी फिजिकल पोजीशन भी दे देगा। अटॉर्नमेंट में क्या होता है, एनिमस पोजीशन एक बंदा ट्रांसफर करता है, जो कार्पस पोजीशन है वो थर्ड बंदा ट्रांसफर करता है। अब ये दोनों थे मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजीशन, टेकिंग और डिलीवरी। और तीसरा मोड है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये कहता है पोजीशन कैन बी अक्वायर्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो पोजीशन है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए भी हासिल की जा सकती है। एग्जांपल है सक्सेशन। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ गोज इन द पोजीशन ऑफ लीगल हेयर्स। जो प्रॉपर्टी है वो बंदे की डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स में ट्रांसफर हो जाती है। इसको ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं। अब हमारा आता है काइंड्स ऑफ पोजीशन। काइंड्स ऑफ पोजीशन कौन से हैं? मीडिएट पोजीशन, इमीडिएट पोजीशन, कॉर्पोरियल पोजीशन, इनकॉर्पोरियल पोजीशन, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन एंड एडवर्स पोजीशन, डिज्यूअर पोजीशन एंड डिफेक्टिव पोजीशन और कॉन्करेंट पोजीशन। इसको डुप्लीकेट पोजीशन भी कहा जाता है। तो पहला है मीडिएट पोजीशन। पोजीशन हेल्ड बाय वन मैन थ्रू एन अदर इज नोन एज मीडिएट पोजीशन। इट इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट पोजीशन। अगर एक बंदा दूसरे बंदे के थ्रू पोजीशन हासिल करे तो उसको मीडिएट पोजीशन कहा जाता है। इसको आप इनडायरेक्ट पोजीशन भी कह सकते हो। अब मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने अपने सर्वेंट को या फ्रेंड को या किसी मिडिल पर्सन को बुक खरीदने के लिए भेज दिया, तो यहाँ पर इस बंदे ने मीडिएट पोजीशन हासिल की। मीडिएट पोजीशन को आप एनिमस पोजीशन भी कह सकते हो। यहाँ पर जब वो पैसे देगा उस बंदे को, स्टोर वाले को, और स्टोर वाला उस सर्वेंट को बुक देगा। अब बुक की जो कार्पस पोजीशन है वो सर्वेंट के पास है, लेकिन इसकी जो एनिमस पोजीशन है या मीडिएट पोजीशन है वो इस बंदे के पास आ जाएगी जिसने उस सर्वेंट को बुक खरीदने के लिए भेजा था। मीडिएट को आप एनिमस भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट पोजीशन भी कहा जाता है। इमीडिएट पोजीशन व्हेन द पोजेसर हिमसेल्फ possess the property or thing, it is called immediate possession or direct possession. For example, I buy pen from the shop. Pen is in immediate possession. जहाँ पर पोजेसर खुद प्रॉपर्टी को पोजेस करे, किसी भी चीज को पोजेस करे, तो उसको इमीडिएट पोजीशन या डायरेक्ट पोजीशन कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने दुकान से पेन खरीदी या बुक खरीदा, तो वो पेन या बुक मेरी इमीडिएट पोजीशन में है। इमीडिएट पोजीशन में जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, यहाँ पर या तो सिर्फ कार्पस एलिमेंट ट्रांसफर होता है या दोनों ही एलिमेंट्स, कार्पस और एनिमस दोनों ही एलिमेंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन मीडिएट पोजीशन में सिर्फ एनिमस एलिमेंट ही ट्रांसफर होता है। अब दूसरा है कॉर्पोरियल पोजीशन। व्हेन समवन हैज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज विजिबल, टेंजिबल, टचेबल, मटेरियलिस्टिक एंड हैज फिजिकल फॉर्म। फॉर एग्जांपल हाउस, कार, साइकिल। जब किसी बंदे के पास किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जो कि विजिबल हो, नजर आए, टेंजिबल हो, जिसको टच किया जा सके, टचेबल हो, मटेरियलिस्टिक हो और उसको फिजिकल फॉर्म हासिल हो, जैसे कि हाउस है, कार है, साइकिल है, इनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी जो पोजीशन होगी वो कॉर्पोरियल पोजीशन होगी। और जो इनकॉर्पोरियल पोजीशन है, व्हेन समवन हैज द पोजीशन over property which is invisible, intangible, untouchable, non-materialistic and has no physical form, it is known as incorporeal possession. For example, copyright, patent, trademark, lease, servitude, etc. Incorporeal यानी जब किसी बंदे के पास किसी ऐसी प्रॉपर्टी की पोजीशन हो जो कि इनविजिबल हो, नजर ना आए, जिसको टच नहीं किया जा सके, जो कि नॉन मटेरियलिस्टिक हो, उसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं हो, तो कहा जाएगा कि उसके पास इनकॉर्पोरल पोजीशन है। कि कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, लीज है, सर्विट्यूड है, इन सारे राइट्स का जो पोजीशन होगी हमारे पास उसको हम इनकॉर्पोरियल पोजीशन कहेंगे। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, द अथॉरिटी ओवर एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एक्चुअल पोजीशन। Here either corpus or animus is transferred but both are not transferred at a time. Constructive possession यानी किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे अथॉरिटी इसकी एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं है। यहाँ पर या तो कार्पस एलिमेंट ट्रांसफर होगा या एनिमस एलिमेंट ट्रांसफर होगा, लेकिन दोनों ही एलिमेंट्स एक साथ ट्रांसफर नहीं होंगे, जैसे एक्चुअल पोजीशन में दोनों ही एक साथ ट्रांसफर होते हैं। इसके हम एग्जांपल्स पीछे पढ़ के आए हैं। फिर आता है एडवर्स पोजीशन, ए मेथड ऑफ अक्वायरिंग प्रॉपर्टी विदाउट बाइंग इट। एडवर्स पोजीशन एक ऐसा मेथड है प्रॉपर्टी अक्वायर करने का तो पैसों के बगैर प्रॉपर्टी हासिल की जाती है। इफ पर्सन यूजेस लैंड नॉट बिलोंगिंग टू हिम इन मैनर दैट इज ओपन सो दैट ओनर
knows about it or should know without permission of owner continuously actually। अगर कोई भी बंदा किसी ऐसी जमीन पर या किसी ऐसी चीज पर कब्जा करता है जो कि उसकी नहीं है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला उस पर कब्जा करता है ताकि उसका अगर कोई ओनर भी होगा तो उसको पता चले, उसको पता होना चाहिए, और वो उस ओनर से उसकी परमिशन भी नहीं लेता और उसको कंटिन्यूसली यूज करता है, तो ये एडवर्स पोजीशन होगी। को हम अगर और भी सिंपल वर्ड्स में पढ़ें तो व्हेन वन पर्सन क्लेम्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर द लैंड ऑफ अनदर, अगर कोई भी बंदा किसी और की लैंड पे एक्सक्लूसिव राइट क्लेम करे, इफ द पोजेसर कैरीज द पोजेशन फॉर द पीरियड ऑफ 12 years एंड मोर विदाउट द परमिशन, इंटरफेरेंस, वायलेंस एंड स्टील्थ, अगर वो बंदा उस प्रॉपर्टी पे 12 साल तक अपनी पोजीशन कैरी करे और उस प्रॉपर्टी के मालिक से उसने ना परमिशन ली, ना उसने कोई इंटरफेरेंस की उसके मालिक ने, ना कोई वायलेंस की, और ना इस बंदे ने वो प्रॉपर्टी चोरी की, तो ही गेट्स इन द टाइटल और राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड ट्रू ओनर गेट्स डिफीटेड बाय द पोजेसर। इस बंदे का इस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप का राइट बन जाता है, इसका जो ट्रू ओनर है वो डिफीट हो जाता है, उसका जो हक है वो इस प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इस बंदे ने 12 साल तक इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, लेकिन उसने उसको ना इंटरफेयर किया, ना इसके खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल किया, तो ये प्रॉपर्टी उसकी होगी। लेकिन ये एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 28 में था, जो कि ओमिट हो चुका है, इसको अन इस्लामिक माना जाता है, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर किसी की भी प्रॉपर्टी है तो वो उसी की होगी। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ओमिट हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी भी इन्फोर्सेबल है आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में, लेकिन हमारे कोर्स में है तो इसलिए हम पढ़ते हैं, लेकिन ये इन्फोर्स पाकिस्तान में नहीं होता। तो एसेंशियल फॉर द एडवर्स पोजीशन, एडवर्स पोजीशन के एसेंशियल कौन से हैं? सबसे पहले तो जिसने कब्जा किया है और जो इसका ओनर है वो उसने कभी इंटरफेयर नहीं किया है, उसने कोई वायलेंस नहीं की, और जिस बंदे ने इस पे कब्जा किया है उसने उस ओनर से परमिशन भी नहीं ली, उसने ये चीज़ चोरी भी नहीं की, और इसने ये चीज़ 12 साल तक इस्तेमाल की, तो ये चीज़ इसकी हो जाएगी। यहाँ पर जो परमिशन का वर्ड दिया गया है, अगर ये नहीं दिया जाता तो अगर कोई किराएदार है वो किसी जगह पे रहता है और 12 साल तक रहता है तो वो उसकी तो नहीं हो जाती, इसीलिए ये जो एक्सेप्शन है ये उस किराएदार को भी एक्सक्लूड कर देती है। दूसरा पोजीशन का काइंड है डीजर। डीजर इज लैटिन टर्म व्हिच मींस इन लॉ डीजर पोजीशन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन वेदर इट एग्जिस्ट इन रियलिटी और नॉट। डीजर का मतलब है इन लॉ, डीजर पोजीशंस होती हैं वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, और जो डी फैक्टो है उसका मतलब है इनफैक्ट। डी फैक्टो पोजीशन मींस पोजीशन व्हिच एग्जिस्ट इन रियलिटी इवन इफ इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। डी फैक्टो पोजीशन रियलिटी में एग्जिस्ट होती है, भले ही उसको लॉ रिकॉग्नाइज करे या ना करे। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास कार है, उसके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो कार इन लॉ यानी डीजर वो कार उसकी है, उसकी पोजीशन में है, हम कहेंगे कि इसके पास डीजर पोजीशन है, लॉ भी उसको लीगली रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी कार ड्राइवर चलाता है, तो डी फैक्टो देखने में तो लगता है कि ये कार इसकी है, लेकिन क्या लीगली ये कार इसकी है? हम कहेंगे कि इस ड्राइवर के पास इसकी पोजीशन डी फैक्टो है। इनफैक्ट देखने ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड भी इसको कहा जाता है, यानी देखने में ऐसा लगता है कि ये चीज इसकी है। अब लास्ट काइंड है कॉन्करेंट पोजीशन, इसको डुप्लीकेट पोजीशन भी कहा जाता है। When two or more persons possess the same thing at the same time but their claims are not same over that property, जहाँ पर दो या दो से ज्यादा बंदे किसी एक चीज को एक ही टाइम पे पजेस करें, लेकिन उनकी जो क्लेम्स हैं उस प्रॉपर्टी पे वो सेम ना हो, इसको कॉन्करेंट पोजीशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बंदा कहता है कि मैं इस मोबाइल का मालिक हूँ या ये मेरी मोबाइल मेरी पोजीशन में है, दूसरा भी कहता है कि ये मेरी मोबाइल मेरी पोजीशन में है, दोनों की यहाँ पर जो क्लेम्स हैं ये सेम हैं, ये कॉन्करेंट पोजीशन नहीं होगी, ये डिस्ट्रक्टिव पोजीशन हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों की पोजीशन चेंज है तो इसको कॉन्करेंट पोजीशन कहा जाता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर इमीडिएट एंड मीडिएट पोजीशन में एग्जिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम थिंग। इमीडिएट और मीडिएट पोजीशन साथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अपने सर्वेंट को बुक खरीदने के लिए भेजा, सर्वेंट ने जब वो बुक खरीदा तो सर्वेंट के पास उस बुक की इमीडिएट पोजीशन है, लेकिन सर्वेंट के पास मीडिएट पोजीशन नहीं है, एनिमस पोजीशन उसके पास नहीं है। ओनर के पास उसकी मीडिएट पोजीशन है, यानी एनिमस एलिमेंट उसके पास आ गया, लेकिन उसके पास फिजिकल पोजीशन नहीं है उस बुक की। यहाँ पर दोनों की जो क्लेम्स हैं वो चेंज हैं, सर्वेंट के पास इमीडिएट पोजीशन है और ओनर के पास मीडिएट पोजीशन है,
जो चीज़ है वो सेम है और जो टाइम है वो भी सेम है, लेकिन उन दोनों की जो क्लेम्स है वो चेंज है। तो इसको हम कॉन्करेंट पोजीशन कहेंगे, कॉन्करेंट पोजीशन ओवर ए बुक। दूसरा मिसाल है कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल में एग्जिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम थिंग। कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल पोजीशन है वो भी सेम टाइम पे सेम थिंग पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। तौर पर पर्सन हैज सर्विट्यूड राइट अवे ओवर माय प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर मेरी एक प्रॉपर्टी है, जमीन है। अब जो जमीन है वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। इस जमीन से मैंने किसी बंदे को राइट ऑफ वे, इजमेंटी राइट दिया, सर्विट्यूड दिया, यानी वो आ जा सकता है इस जमीन से। तो उसके पास जो ये सर्विट्यूड है ये इनकॉर्पोरियल है, सर्विट्यूड को आप टच तो नहीं कर सकते। या फिर मेरी जो जमीन है, जमीन कॉर्पोरियल है और मैंने वो जमीन किसी को लीज पे दे दी, उसके पास जो ये लीज वाला राइट है ये इनकॉर्पोरियल है। जमीन तो एक ही है लेकिन इस पे जो राइट्स हैं वो दोनों हैं, दोनों ही क्लेम्स कर रहे हैं, लेकिन जो क्लेम्स हैं वो दोनों की डिफरेंट हैं। मेरी है कॉर्पोरियल पोजीशन की और उसकी है इनकॉर्पोरियल पोजीशन की। अब यहाँ पर हम दोनों ये नहीं कह सकते कि मेरी भी यहाँ पर कॉर्पोरियल पोजीशन है और इस बंदे की भी कॉर्पोरियल पोजीशन है। फिर वो जो बुक वाला मिसाल था, तो यहाँ पर सर्वेंट ये नहीं कह सकता कि मेरे पास मीडिएट पोजीशन भी है, इमीडिएट भी है। सर्वेंट के पास इमीडिएट पोजीशन थी, ओनर के पास सिर्फ मीडिएट पोजीशन थी। अब मैक्सिमम ऑफ सिविल लॉ भी है कि टू पर्सन कुड नॉट बी इन द पोजीशन ऑफ सेम थिंग एट सेम टाइम। दो बंदे किसी भी सेम चीज पे सेम टाइम पे पोजेस नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस सिटी से ये वीडियो देख रहे हो उस सिटी का नाम कमेंट कर दें। और अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के दूसरे वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको जूरिस्प्रूडेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर जूरिस्प्रूडेंस के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।